नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को शिक्षा से संबंधित हिंदी निबंध बताने वाला हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार मैट्रिक या फिर इंटर के फाइनल एग्जाम में शिक्षा से संबंधित हिंदी निबंध पूछा जा चुका है। इसलिए आप सभी को शिक्षा से संबंधित निबंध लिखना आना ही चाहिए। मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल और आसान भाषा में इस निबंध को लिखना और समझना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, निबंध को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग शिक्षा वाले शब्द के अर्थ को समझेंगे, क्योंकि जब आप शिक्षा वाले शब्द के अर्थ को समझ जाते हैं तो आप लोगों को शिक्षा से जुड़े निबंध को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शिक्षा से जुड़े बातों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग शिक्षा वाले शब्द के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है स और दूसरा है शिक्षा। सह और शिक्षा के मिलने से ही क्या बना है? सह और शिक्षा के मिलने से ही दोस्तों शिक्षा बना है। अगर हम बात करें यहाँ पर स शब्द के अर्थ का, तो दोस्तों स शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है साथ। स शब्द का अर्थ क्या होता है? स शब्द का अर्थ साथ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम शिक्षा शब्द के अर्थ की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा शब्द का संबंध किससे होता है? शिक्षा शब्द का संबंध दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति से होता है। इसलिए हम सभी यहाँ पर ज्ञान ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ज्ञान ले लेंगे। तो यहाँ पर सह और शिक्षा का जो अर्थ है वो निकल कर आ गया साथ और ज्ञान। जब दोस्तों हम लोग साथ और ज्ञान इन दोनों शब्दों से हम एक छोटा सा वाक्य बनाएंगे तो वाक्य क्या बनेगा? वाक्य बनेगा दोस्तों साथ में ज्ञान की प्राप्ति। वाक्य यही बनेगा। जब साथ और ज्ञान इन दो शब्दों से हम उच्चारण करेंगे तो हमारा उच्चारण क्या निकलेगा? हमारा उच्चारण निकलेगा साथ में ज्ञान। तो दोस्तों साथ में ज्ञान की क्रिया ही क्या कहलाती है? साथ में ज्ञान की क्रिया ही शिक्षा कहलाती है। साथ में ज्ञान प्राप्ति की क्रिया ही शिक्षा कहलाती है। अब यहाँ पर बात ये आया दोस्तों कि किसके साथ में। ठीक है, किसके साथ में? दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना। बताइए, आप लोग अगर स्कूल में पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं तो दोस्तों आप लोग कोचिंग में, ट्यूशन में, कॉलेज में या फिर स्कूल में, विद्यालय में या फिर वैसे संस्था में जहाँ पर शिक्षा दिया जाता है वहाँ पर दोस्तों आप लोग कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? आप लोग दोस्तों के साथ बैठकर, अपने सहपाठियों के साथ बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान को आप लोग अर्जित करते हैं। दोस्तों जब आप साथ में ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जब आप लोग साथ में रहकर शिक्षा को प्राप्त करते हैं, शिक्षा का अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों यही क्रिया शिक्षा कहलाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो शिक्षा शब्द का अर्थ लिया है वो लिया है दोस्तों लिंग के अनुसार। किसके अनुसार? लिंग के अनुसार। दोस्तों लिंग कहने का मतलब ये हुआ कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में दो लिंगों के लोग रहते हैं, जिसमें पहला होता है पुरुष और दूसरा होता है स्त्री। यानी कि एक होते हैं पुरुष लिंग वाले और एक होते हैं स्त्रीलिंग लिंग वाले। यानी कि पुरुष और स्त्री, ये दो जो दोस्तों लोग हैं, ये दो जो व्यक्ति हैं वो हमारे समाज में निवास करते हैं। तो दोस्तों क्या होता था कि पहले के ज़माना में, आज से 50 साल 100 साल पहले दोस्तों जो लोग होते थे, जो माता पिता होते थे, वो अपने बच्चियों को बिल्कुल भी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते थे, बच्चियों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते थे, उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं देते थे, उन्हें बिल्कुल भी पढ़ने के लिए विद्यालय में, स्कूल में नहीं भेजा करते थे।
ज्ञान किसको दिया जाता था? और स्कूलों में ज्ञान दोस्तों केवल और केवल लड़कों को ही दिया जाता था, लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था, लड़कियों के साथ दोस्तों लिंग के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था, उसे बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दिया जाता था। और ये होता था कब? ये होता था आज से 50 या 100 साल पहले। 100 साल मैंने ढेर बोल दिया, 60 से 70 साल पहले ऐसा होता था। बात आया समझ में? आज़ादी से पहले भी दोस्तों ऐसा होता था। आज़ादी के बाद तो होता ही था, लेकिन आज़ादी से पहले भी ऐसा होता था। बच्चियों को, लड़कियों को बिल्कुल भी पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था। जो माता पिता होते थे वो ये सोचते थे कि लड़की क्या करेगी पढ़कर, लड़की को बस क्या करना है, लड़की को चूल्हा चौका करना है, उसे बस खाना बनाना है, उसे बस परिवार को संभालना है और बच्चों को संभालना है और परिवार की जो जिम्मेदारी होती है उसे निभाना है। उसे बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज में लड़कियों का कोई काम नहीं है। लड़कियों का केवल काम है चार दीवारी में रहकर काम करना, चार दीवारी में रहकर पुरुषों के लिए काम करना, घर के लिए काम करना, बिल्कुल भी समाज के लिए काम करना लड़कियों का काम नहीं है। समाज के लिए काम किसका है? समाज के लिए जो काम है वो है पुरुषों का, यानी कि लड़कों का। तो दोस्तों इस आधार पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता था, मतभेद किया जाता था। बिल्कुल भी बच्चियों को, बिल्कुल भी लड़कियों को शिक्षा का अवसर नहीं दिया जाता था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं कराया जाता था। जब बच्चियों को ज्ञान नहीं दिया जाता था, जब लड़कियों को ज्ञान नहीं दिया जाता था, तो दोस्तों ऐसे में जो लड़कियां होती थी वो मंदबुद्धि हो जाती थी, अर्थात उनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता था और ज्ञान के अभाव में लड़कियां केवल और केवल अत्याचार सहती थी, अपने अधिकारों को भी बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लड़कियों के जो अधिकार हैं, कानून ने, संविधान ने, समाज ने लड़कियों को जो अधिकार दिया है वो अपने अधिकारों को भी नहीं जानती थी। किसके अभाव में? तो दोस्तों शिक्षा के अभाव में, ज्ञान के अभाव में। सत्य और असत्य को भी नहीं जानती थी, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में भी नहीं जानती थी, क्योंकि शिक्षा से ही दोस्तों सही और गलत का ज्ञान होता है। शिक्षा से ही दोस्तों नैतिक और अनैतिक का ज्ञान होता है। शिक्षा से ही दोस्तों उचित और अनुचित का ज्ञान होता है। जब बच्चियों को शिक्षा दिया ही नहीं जाता था, जब बच्चियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या सही है क्या गलत है, क्या मान है क्या अमान है, ये उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। दोस्तों वे केवल पुरुषों के दबाव में रहती थीं। पहले के जो महिलाएं होती थीं, पहले के जो बच्चियां होती थी, पहले के जो माताएं होती थी, वो दोस्तों शिक्षा के अभाव में केवल और केवल पुरुषों के दबाव में रहती थी। जो पुरुष उनसे कहते थे वही वो काम करती थी, बिल्कुल भी उनके अगेंस्ट नहीं जाती थी, बिल्कुल भी दोस्तों अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाती थी, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। उन्हें बस ये ज्ञान था कि सुबह उठना है, घर की सफाई करना है, कपड़ा धोना है, सबके लिए खाना बनाना है, बच्चों का टिफिन देना है, उसके बाद फिर से बर्तन धोना है और फिर से घर का सफाई करने में लग जाना है। ठीक है, बस उसी में उनकी पूरी दिनचर्या बीत जाती थी। तो दोस्तों इसी चीज को सुधार करने के लिए, इसी चीज में सुधार लाने के लिए हमारे समाज ने, हमारे कानून ने, हमारे सरकार ने, हमारे समाज के जो उद्धारक हैं, समाज के जो समाज सुधारक लोग हैं, उन्होंने दोस्तों क्या किया है कि एक शिक्षा को लाया है जिसका नाम है सहशिक्षा। सहशिक्षा में क्या होता है? सहशिक्षा में दोस्तों लड़के और लड़कियां ये दोनों साथ मिलकर शिक्षा को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल भी लिंग के आधार पर, बिल्कुल भी दोस्तों लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। जिस प्रकार से लड़के और स्कूल में ज्ञान को प्राप्त करते हैं, शिक्षा का अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों सहशिक्षा के माध्यम से लड़कियों को भी अधिकार मिला। क्या करने के लिए? तो दोस्तों पढ़ने के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए लड़कियों को यह अधिकार मिला कि लड़कियां भी विद्यालय में जाकर पढ़ सकती है। लड़कियों के साथ कोई भी मतभेद नहीं किया जाएगा, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितना अधिकार पढ़ाई में लड़कों का है उतना ही अधिकार पढ़ाई में लड़कियों का भी होगा। जितना अधिकार हर एक क्षेत्र में लड़कों का है उतना ही अधिकार लड़कियों का भी होगा। चाहे वो क्षेत्र गायन का हो, चाहे वो प्रयोगशाला का हो, चाहे वो खेल का हो, चाहे
चाहे कोई प्रतियोगिता का हो, अगर दोस्तों कोई क्षेत्र शिक्षा से संबंधित है, अगर उस क्षेत्र में लड़का का अधिकार है तो उस क्षेत्र में लड़कियों का भी अधिकार होगा। यही है दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा को शुरू करने वाले कौन है? शिक्षा को शुरू करने वाले महापुरुष है। शिक्षा को शुरू करने वाले समाज के अच्छे व्यक्ति हैं, समाज सुधारक व्यक्ति हैं। उन्होंने ही शिक्षा वाले प्रणाली को शुरू किया और लड़कियों को घर से बाहर निकालकर, लड़कियों को चार दीवारी से बाहर निकालकर शिक्षा को देने का प्रयास किया ताकि लड़कियां शिक्षा को प्राप्त करें, अपने अधिकारों को जाने और समाज में क्या कर सके, समाज में दोस्तों वो अपना सेवा दे सके, समाज में वो अपना योगदान दे सके। दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो समाज में अपना योगदान दे रही हैं, वो समाज में सेवा का काम कर रही हैं। अगर दोस्तों लड़कियों को नहीं पढ़ाया गया होता तो क्या लड़की डॉक्टर बनती? अगर लड़कियों को नहीं पढ़ाया गया होता तो क्या लड़की इंस्पेक्टर बनती, IPS बनती, DM बनती? बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर लड़कियों को नहीं पढ़ाया गया होता तो क्या लड़कियां बिहार पुलिस में काम करती? अगर लड़कियों को नहीं पढ़ाया होता तो लड़कियां क्या ट्रेन चलाती? क्या दोस्तों वे बस चलाती? क्या दोस्तों वे एरोप्लेन चलाती? बिल्कुल भी नहीं। अगर लड़कियों को नहीं पढ़ाया गया होता तो क्या लड़कियां समाज के विभिन्न पदों पर आकर, विभिन्न पदों को लेकर क्या अपना सेवा देती? बिल्कुल भी नहीं देती। आज आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में जो लड़कियां हैं वो दोस्तों बिजली अभियंता के रूप में भी है, DM के पद पर भी है और SDO के पद पर भी है, BDO के पद पर भी है। मतलब आपको समाज में बहुत सारे ऐसे पद देखने को मिल जाएंगे जहां पर लड़कियों ने बाबू वहां पर अपना झंडा गड़ा हुआ है। ठीक है, जो लोग ये मानते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियों के पास बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है, लड़कियों के पास बिल्कुल भी किसी चीज़ को जानने का सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, उसके पास किसी चीज़ को समझने का बिल्कुल भी कौशल नहीं है, तो उन्होंने यह सत्यापित करके दिखा दिया है कि जितना काम एक लड़का कर सकता है उतना काम लड़की भी कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों बल का जो काम है वो शारीरिक रूप से नहीं है। ठीक है, शारीरिक क्रिया ही बिल्कुल बल नहीं होता, शारीरिक बल ही कोई बल नहीं होता। सबसे बड़ा बल होता है ज्ञान का बल, बुद्धि का बल। बात आया समझ में? और ये जो बुद्धि है ये सभी प्राणियों में, कहने का मतलब है सभी मनुष्यों में समान होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बात आया समझ में? तो इसलिए हम लोगों को, इसलिए हम सभी को, हमारे समाज के जो माता पिता हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, उन्हें बिल्कुल भी लिंग के आधार पर मतभेद नहीं करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि लड़की को शिक्षा बिल्कुल भी ना मिल सके, उसे शिक्षा प्राप्त करने में बाधा हो सके। जितना प्यार आप अपने लड़के को करते हैं उतना प्यार आप लड़की को भी कीजिए। जितना अधिकार पढ़ने के लिए आप अपने बच्चों को देते हैं उतना ही अधिकार पढ़ने के लिए अपने बेटियों को भी दीजिए। एक दिन क्या होगा कि अगर एक अच्छा पद आपका बेटा, आपका लड़का अगर चुनेगा तो दोस्तों एक दिन आएगा कि लड़की भी क्या करेगी, लड़की भी अपने मेहनत के बल पर, लड़की भी अपने ज्ञान के बल पर, अपने कौशल के बल पर एक अच्छा पद जरूर से चुन लेगी और उस पद पर खड़ा होकर समाज में सेवा का काम करेगी, ना कि चार दीवारी में रहकर रोटी बनाएगी और घर को साफ करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आज हमारा समाज सशक्त है, आज हमारा समाज काफ़ी परिवर्तनशील हो पाया है, आज हमारा देश काफ़ी अगर विकसित है तो किसके योगदान के कारण? तो लड़कियों के योगदान के कारण। लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ स्त्रियां भी योगदान दी हैं। स्त्रियां भी दोस्तों, महिला भी पुरुषों के काम में योगदान दी है, समाज में अपना योगदान दी है, समाज में उन्होंने अपना सेवा दिया है, तब जाकर हमारा समाज आज इतना समृद्ध बन पाया है, हमारा क्षेत्र, हमारा देश इतना विकासशील बन पाया है। बिल्कुल भी दोस्तों एक से हमारे समाज की, हमारे देश की गाड़ी नहीं चल सकती है। हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारे देश को समृद्ध करने में, हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को समृद्ध करने में, इसे विकासशील बनाने में पुरुषों के साथ किसका योगदान है? पुरुषों के साथ स्त्रियों का भी योगदान है। जितना महत्व दोस्तों हमारे समाज में लड़कों का है, पुरुषों का है, उतना ही योगदान स्त्रियों का भी है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों लड़कियों को, बच्चियों को शिक्षा देना होगा। माता पिता को बिल्कुल भी अपने बेटी के साथ ही मतभेद नहीं करना होगा। यहाँ पर दोस्तों यही बताया गया है। ठीक है,
शिक्षण वाले संस्थान में, ठीक है, जब शिक्षण वाले संस्थान में जैसे कि विद्यालय हो गए, जैसे कि दोस्तों कॉलेज हो गए, जैसे कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रयोगशाला हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर विद्या दिया जाता है, जहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। अगर वहाँ पर लड़के और लड़की साथ में बैठकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, साथ में बैठकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों यही प्रणाली सहशिक्षा के रूप में जाना जाता है। यही क्रिया सहशिक्षा कहलाता है। दोस्तों आज से कई वर्ष पहले यानी कि प्राचीनतम काल में, प्राचीन काल में, बात को समझना, प्राचीन काल में दोस्तों बच्चे और बच्चियाँ, लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ में गुरु के आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे। पहले बिल्कुल भी दोस्तों विद्यालय, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े दोस्तों शिक्षण संस्थान बिल्कुल भी होते नहीं थे। पहले क्या होता था? पहले दोस्तों साधारण सा गुरु का आश्रम होता था। गुरु के आश्रम के बाहर एक पेड़ होता था और उसी पेड़ के चौखट पर, उसी पेड़ के नीचे दोस्तों गुरु बैठकर अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, अपने शिष्यों को बाबू विद्या देते थे, शिक्षा देते थे, ताकि शिष्य अपने जीवन में कोई भी गलत कदम ना उठाएं, अपने जीवन को बिल्कुल भी गलत क्षेत्र में ना लेकर जाएं। बात है समझ में? तो दोस्तों जब प्राचीनतम काल में, जब पुराने समय में, जब दोस्तों बहुत ही पुराने समय में, प्राचीनतम काल में गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, तो दोस्तों उनके शिष्यों में लड़के के साथ साथ लड़कियां भी होती थी, यानी कि बालक के साथ साथ बालिकाएं भी होती थी। बालक और बालिकाएं दोनों साथ में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और दोस्तों अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु से शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन में उसे उतारते थे। बात है समझ में? लेकिन दोस्तों समय के साथ क्या हुआ कि समय के साथ काफ़ी परिवर्तन हुआ, ठीक है। समय परिवर्तन के साथ एक समय ऐसा आया कि लड़कियों को घर से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। दोस्तों हमारे भारत देश में जब मुगलों का आगमन हुआ, हमारे भारत देश में जब अत्याचार करने वाले अत्याचारियों का आगमन हुआ, जब हमारे भारत देश में बाबू पापियों का, आतंकवादियों का जब आगमन हुआ, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के बेटियों को घर से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया। जब हमारे देश की बेटियां, जब हमारे देश की महिलाएं घर से बाहर निकलती थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पानी भरने के लिए, क्योंकि पहले बिल्कुल भी पानी के बहुत सारे साधन नहीं होते थे। पहले ना कल होता था, ना दोस्तों नल होता था, और ना कोई दोस्तों बड़ा बड़ा साधन होता था जहां से पानी को प्राप्त किया जा सके। पहले के महिलाएं पानी प्राप्त करने के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते थे? तो जंगल में। कहाँ जाते थे? तो तालाब के पास जाकर महिलाएं पानी भर कर लाती थी और जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाती थी ताकि वो भोजन बना सके चूल्हा के माध्यम से। पहले बिल्कुल भी बाबू गैस नहीं होता था। बात है समझ में? तो जैसे ही हमारे समाज में, हमारे देश में अत्याचारियों का दोस्तों, जैसे ही धीरे धीरे अत्याचारियों की संख्या बढ़ने लगी, जैसे ही धीरे धीरे हमारे समाज में, हमारे देश में मुगलों का आगमन हुआ, तो दोस्तों इनका जो गलत निगाह है, इनका जो गलत नियत है वो किस पर पड़ा? तो ये बाबू इनका देखिए, इनका जो गलत नियत है ना, ये पड़ा हमारे देश के नारियों पर, हमारे देश की बेटियों पर। दोस्तों ये क्या करते थे कि ये लड़कियों को अगवा कर कर, यानी कि लड़कियों को किडनैप कर कर उसके साथ बलात्कार करते थे, ठीक है। जब भी कोई लड़की जाती थी पानी भरने के लिए, या जाती थी पढ़ने के लिए, या जाती थी जंगल में लकड़ी काटने के लिए, तो दोस्तों जो मुगल काल के सैनिक होते थे, मुगल काल के जो मुगल होते थे हरामखोर, और साथ ही जो आतंकवादी होते थे, जो अत्याचारी होते थे, वो क्या करते थे दोस्तों कि वो अपना हवस पूरा करने के लिए, अपना हवस मिटाने के लिए क्या करते थे कि स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ और छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी बलात्कार करते थे, उसके साथ घृणा जैसा काम करते थे, बहुत ही उसके साथ गलत काम करते थे और बाद में उसे मार भी देते थे। तो दोस्तों जब ये घटना धीरे धीरे बढ़ने लग गई, जब पता चला कि बेटियां चोरी हो रही हैं, बच्चियां चोरी हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, मुगल और जो अत्याचार करने वाले अत्याचारी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि लड़कियों को रास्ते में ही चोरी कर ले रहे हैं, उनके साथ गलत कर दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में माता पिता डर गए, ऐसे में माता पिता क्या हो गए? काफ़ी ज़्यादा डर गए, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब हम अपने बच्चियों को, अब हम अपने बेटियों को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। और तब से दोस्तों बिल्कुल भी लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलने लगी, वो चार दीवारी के अंदर रहने लगी। वे बिल्कुल भी अपने आंगन में भी नहीं आती थी। घर का जो आंगन होता है ना, आंगन, वो आंगन
आंगन में भी नहीं आती थी। क्या करने के लिए? तो दोस्तों घूमने के लिए, खेलने के लिए, टहलने के लिए, बाहरने के लिए बिल्कुल भी नहीं आती थी। क्या पता आंगन में से ही बेटी को कोई अत्याचारी गायब कर दे, कोई बलात्कारी गायब कर दे। तो इतना ज़्यादा हमारा भारत देश बहुत ही ज़्यादा बाबू प्रभावित हो चुका था। ठीक है, मुगलों के अत्याचार से, अंग्रेजों के अत्याचार से और साथ ही जो बलात्कारी हैं उनके अत्याचार से हमारे देखिए केवल मुगल ही नहीं, केवल और केवल मुगल ही नहीं, हमारे समाज में भी, हमारे इस देश के ही, हमारे इस भारत देश के ही ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके थे। हमारे भारत देश के ही कुछ ऐसे व्यक्ति हो चुके थे जिसके अंदर दरिद्रता आ चुकी थी, राक्षस जैसा गुण आ चुका था। ठीक है, हमारे समाज में ही। हम केवल और केवल यहाँ पर मुगलों को दोष नहीं दे रहे हैं, बल्कि दोस्तों हमारे समाज के भी ऐसे बहुत से लोग थे, हमारे समाज के भी बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर हवस आ गया था, जिनके अंदर हवस का जो भूख है वो भर गया था। और वो क्या कर रहे थे? वो लड़कियों के साथ गलत कर रहे थे। लड़कियों को दोस्तों अगवा कर उन्हें दोस्तों किडनैप कर उनके साथ बलात्कार करते थे। तो इसलिए माता पिता के मन में भय बन गया, उनके मन में डर बन गया और इसी डर के कारण वे अपने बच्चियों को, अपने बेटियों को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो दोस्तों अब ये देखिए, समझिएगा, देखिए अब यही प्रक्रिया लंबे समय तक चलती गई, काफ़ी लंबे समय तक चलती गई। ठीक है, तो दोस्तों एक समय ऐसा आया कि मुगल हमारे देश से चले गए, मुगलों की हार हुई और हमारे देश के महापुरुषों के द्वारा, हमारे देश के जो वीर पुरुष हैं, हमारे देश के जो महान पुरुष हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी वाले पुरुष हैं, उन्होंने दोस्तों मुगलों को हमारे देश से बाहर निकाला, अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाला और जो हमारे देश में पापी थे, जो हमारे देश में अत्याचारी थे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। बात आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जब अब हमारा देश काफ़ी सुधर गया था, हमारे देश में मुगलों का प्रभुत्व खत्म हो गया था, हमारे देश पर से अंग्रेजों का अधिकार खत्म हो गया था, तो उसके बाद अब माता पिता दोस्तों अपने मन में ये सोच रहे थे, माता पिता के मन में ये आ रहा था कि शिक्षा प्राप्ति की जो केवल हक है, जो अधिकार है, वो केवल लड़के को है, केवल बालक को है, बिल्कुल भी बालिकाओं को नहीं है। वे ये नहीं बाबू, जो माता पिता हैं, ठीक है, आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद के जो माता पिता थे, उन्हें केवल ये पता था कि बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लड़की बड़ा होगी तो उसका शादी किया जाएगा। क्योंकि पहले के समय में शादियाँ छोटे उम्र में ही हो जाती थी। ठीक है, जिसको बाल विवाह कहा जाता था, जिसको क्या कहा जाता था दोस्तों? बाल विवाह कहा जाता था पहले के समय में दोस्तों। आज से 50-60 साल पहले, 50, 60 या 70 साल पहले जो विवाह होता था उसे कहा जाता है बाल विवाह। बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था माता पिता के द्वारा, बचपन में ही लड़के और लड़कियों को बांध दिया जाता था शादी की डोर में। यानी कि माता पिता ये सोच रहे थे कि लड़कियां बनी है किसके लिए? लड़कियां बनी है केवल पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए ही लड़कियां जन्म लेती है, उनके लिए पूरा जीवन भर काम करती है, उनके लिए ही अपना शरीर सौंपती है, उनके लिए ही खाना बनाती है और उनके लिए ही व्रत रखती है, उनके लिए ही पूजा करती है, उनके घर को संभालती है, उनके परिवार की रक्षा करती है, उनके परिवार की देखभाल करती है। यानी कि लड़कियों का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ है, अब उसके जीवन में कोई काम नहीं है। इसी कारण जो माता पिता थे वो बिल्कुल भी अपने बच्चियों को, अपने बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते थे। उन्हें ये पता नहीं था कि बच्चियों को चार दीवारी के अंदर इसलिए रखा जाता था पहले के लोगों के द्वारा, पहले के पूर्वजों के द्वारा, ताकि कोई बलात्कारी, कोई अत्याचारी, कोई मुगल या कोई अंग्रेज उठाकर उसका बलात्कार ना कर ले, उसके साथ कुछ भी गलत ना कर ले, उसका इज्जत ना लूट ले। इसीलिए पहले के जो पूर्वज होते थे, पहले के जो माता पिता होते थे, वो अपने बच्चियों को अपने घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन आज के जो माता पिता हैं, या फिर यूँ कहें कि 50-60 साल पहले के जो माता पिता थे, वो क्या करते थे कि अपने पूर्वजों का केवल पालन कर रहे थे। पूर्वज क्या करते थे? पूर्वज अपने बेटियों को, अपने पत्नियों को, अपने बहुओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो यही क्रिया दोस्तों वो करते चले आ रहे थे, इसी का पालन परंपरा के अनुसार करते चले आ रहे थे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि हम इस परंपरा का पालन क्यों कर रहे हैं,
हम इस परंपरा को क्यों निभा रहे हैं दोस्तों? जब उन्हें पता चला हमारे समाज के अच्छे व्यक्तियों के द्वारा, जब हमारे समाज के अच्छे व्यक्ति, जब हमारे समाज के समाज सुधारक व्यक्ति लोगों के सामने अपने बातों को रखें, अपने बातों के माध्यम से लोगों को समझाएं, तब जाकर बेटियों को अधिकार मिला। क्या? तो पढ़ने का। बेटियों को अधिकार मिला क्या करने का? तो शिक्षा प्राप्त करने का। बात है समझ में? तब जाकर दोस्तों बहुत ही अधिक संख्या में स्कूल का निर्माण होने लगा। ठीक है, बहुत ही अधिक संख्या में स्कूल बनाए गए, बहुत ही अधिक संख्या में कॉलेज बनाए गए और वहाँ पर लड़कियों को स्थान दिया गया। अब आज की स्थिति ऐसी है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है शिक्षा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आपको लड़की दिखाई नहीं देगी। अगर आप तैरना भी सीखना चाहते हैं ना, तैरना, पानी में तैरने वाला, अगर आप तैरना भी सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको लड़की मिल जाएगी, क्योंकि लड़की भी तैरने के लिए क्या करती है? तैरने के लिए एडमिशन करवाती है और तैरने के लिए बाबू वो सीखती है। अगर आप गाना सीखना चाहते हैं, गायन करना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं लड़की भी क्या करती है? लड़की भी गायन सीखती है। आप कोई आर्ट सीखना चाहते हैं तो आर्ट के क्षेत्र में भी लड़की है। अगर आप मानकर चलते हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी लड़की है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर बालिकाएं नहीं हैं, जहां पर लड़की नहीं है। तो ये दोस्तों किसके कारण हो पाया है? ये हो पाया है समाज के नैतिक पुरुषों के द्वारा, समाज के अच्छे व्यक्तियों के द्वारा। समाज के अच्छे व्यक्तियों ने अपने ज्ञान के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर लोगों के मन में पल रही जो कुरीतियां हैं उनको निकालकर बाहर फेंका। उनके अंदर जो भ्रम है उसे दोस्तों निकालकर बाहर फेंक दिया, लोगों को भ्रम से दूर किया और उन्हें सत्यता से पहचान कराई, उनको वास्तविकता से पहचान कराई और लड़कियों को, हमारे समाज की बेटियों को उनका अधिकार दिलाया। बात आया समझ में? तो दोस्तों शिक्षा का मतलब यही होता है और शिक्षा का ही देन है जिसके कारण हमारा समाज आज इतना समृद्ध हो पाया है। बात आया समझ में? शिक्षा के कारण ही लड़के और लड़कियों में बुद्धि का विकास होता है। देखिए शिक्षा में क्या होता है? शिक्षा में एक स्कूल में, समझना, आप लोग भी पढ़े हैं या पढ़ रहे होंगे, ठीक है। स्कूल में जब लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में कहने का मतलब एक साथ बैठ के ना, ठीक है, मतलब एक तरफ लड़के पढ़ रहे हैं एक ही रूम में, एक ही रूम में एक तरफ लड़के पढ़ाई कर रहे हैं तो एक तरफ लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन एक ही रूम में साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों लड़के और लड़कियां भले ही साथ में शिक्षा को प्राप्त करें, भले ही साथ में ज्ञान की प्राप्ति करें, लेकिन इन दोनों के बीच मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा की सीमा पार नहीं होनी चाहिए। तो मर्यादा को बनाए रखने के लिए ही जो अच्छे व्यक्ति हैं उन्होंने यह सोचा कि लड़कियों के लिए अलग होगा व्यवस्था, यानी लड़कियों के लिए अलग होगा बेंच और लड़कों के लिए अलग होगा बेंच, यानी कि बैठने की व्यवस्था। उसमें केवल लड़के ही रहेंगे और इधर केवल लड़कियां ही रहेंगी, क्योंकि लड़कियां इधर सेफ रहेंगे, उधर लड़के सेफ रहेंगे। बीच में रहेगा आने जाने का रास्ता और सामने रहेगा बोर्ड, वहां पर बोर्ड से क्या करेंगे? बच्चे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो देखिए होता क्या है, जब बाबू लड़के काफ़ी जब अपने आप को दिखाने लगते हैं कि हम तेज हैं, ठीक है, पढ़ाई करने के दौरान, शिक्षा प्राप्त करने के दौरान जब लड़के अपने आप को ये दिखाने लगते हैं कि हम तेज हैं, हम किसी प्रश्न का उत्तर बता दे रहे हैं, हम किसी सब्जेक्ट को अच्छे से डील कर दे रहे हैं, हम किसी सब्जेक्ट को अच्छे से समझ जा रहे हैं, हम परीक्षा में अच्छा नंबर ला रहे हैं, तो ऐसे में लड़कियों के मन में भी ये सवाल आता है कि हम क्यों नहीं कर सकते। अगर लड़के ला सकते हैं अच्छे नंबर, अगर लड़के किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो हम लड़कियां क्यों नहीं दे सकते हैं। तो लड़कियों के भी अंदर क्या होता है? जुनून आता है। बात को समझना, लड़कियों के भी अंदर जुनून आता है, उनके अंदर भी पढ़ने की लालसा जागृत होती है और वो क्या करती हैं? वो स्कूल में, घर में, यानी कि जब भी समय मिलता है वो पढ़ना शुरू कर देती हैं और साबित करती हैं कि जितना तेज एक क्लासरूम में एक ही कक्षा का लड़का होता है, उतना ही तेज एक लड़की भी हो सकती है और अपने आप को इतना वो साबित कर देती है कि आने वाले फाइनल एग्जाम में कोई टॉपर लड़की ही बन जाती है, ठीक है, लड़का के स्थान पर कोई टॉपर लड़की ही बन जाती है। और ऐसी स्थिति आप देखते भी होंगे, हो सकता है कि आपके क्लास की भी टॉपर कोई लड़की ही हो। बात है समझ में? तो दोस्तों एक कंपटीशन हो जाता है। क्या होता है? एक कंपटीशन। जब लड़कों को ये पता चलता है,
जब लड़कों को ये पता चलता है दोस्तों कि लड़कियां बहुत ही आगे निकल रही है, लड़कियों के पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान हो जा रहा है, लड़कियां किसी चीज़ को बहुत ही जल्दी समझ जा रही है, तो उनके अंदर भी क्या होता है, उनके अंदर भी मोटिवेशन जगता है। ठीक है, उनके अंदर भी एक आग पैदा होती है। वो सोचते हैं कि हम क्यों नहीं आगे निकल सकते हैं, तो वो भी खूब पढ़ते हैं, वो भी खूब पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों कंपटीशन के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन के कारण दोस्तों ये अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और इनका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि लड़के और लड़कियां एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। किस विषय पर, तो ज्ञान के विषय पर, ज्ञान के विषय पर बहस करने लग जाते हैं, किसी प्रश्न को लेकर बहस करने लग जाते हैं। अर्थात लड़के और लड़कियां इनके बीच बिल्कुल भी लैंगिक यानी कि विपरीत लिंग से संबंधित जो विषय कामना है। ठीक है, देखिए पहले के जो माता पिता होते थे वो इस बात से लेकर भी डरते थे कि अगर लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे साथ में तो ऐसे में उनके बीच कुछ गलत रिश्ता स्थापित हो सकता है। बात को समझना, पहले के माता पिता बाबू ये सोचते थे कि अगर लड़के और लड़कियां साथ में रहकर पढ़ाई करेंगे, घर से दूर अगर विद्यालय में पढ़ने जाएंगे, तो लड़के और लड़कियों के बीच हो सकता है कि विषय वासना के कारण यानी कि काम वासना के कारण इनके बीच कोई गलत रिश्ता स्थापित हो जाए। कम उम्र में ही ये दोनों गलत काम कर बैठे। इस डर के कारण भी जो माता पिता होते थे वो अपने बच्चियों को बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जब लड़का और लड़की ज्ञान को प्राप्त करेंगे, शिक्षा को प्राप्त करेंगे, तो उनके अंदर इतना तो ज्ञान हो जाएगा कि वासना बिल्कुल भी हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, वासना जो है, सेक्स जो है, वो बिल्कुल भी हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। देखिए शिक्षा में क्या बताया जाएगा, शिक्षा में यही ना बताया जाएगा। और साथ ही शिक्षा को प्राप्त करते करते, ज्ञान को प्राप्त करते करते लड़के और लड़कियां इतना बिजी हो जाएंगे, इतना व्यस्त हो जाएंगे कि उनके पास शारीरिक सुख के लिए, उनके पास वासना की तृप्ति के लिए समय ही नहीं बचेगा। लड़का को अगर कोई प्रश्न नहीं आएगा तो तुरंत लड़की से पूछ सकता है, लड़की को अगर किसी प्रश्न में दिक्कत होगा तो वो लड़का से हेल्प ले सकती है। अर्थात इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होगा वो किस स्तर पर स्थापित होगा, तो शैक्षिक स्तर पर। समझना इन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होगा वो किस स्तर पर स्थापित होगा, तो दोस्तों शैक्षिक है ना, शैक्षणिक स्तर पर दोस्तों स्थापित होगा। बिल्कुल भी दोस्तों गलत संबंध से या बिल्कुल भी वासना के लिए स्थापित नहीं होगा। मानने वाले लोग माने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। हाँ, जो लड़के खराब होते हैं या जो लड़की खराब होती है, जिसको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, पढ़ने में कोई भी उसका दोस्तों लगाव नहीं है, वही क्या करते हैं, वही गलत काम कर बैठते हैं। और एक एक गलती के कारण पूरा का पूरा जो लड़के और लड़कियां होते हैं वो बदनाम हो जाते हैं, पूरा का पूरा जो स्कूल है वो बदनाम हो जाता है। और साथ ही लड़के और लड़कियां जब साथ में शिक्षा प्राप्त करते हैं और साथ में शिक्षा प्राप्त करके शिक्षा के गुण को स्थापित करते हैं, तो जो शिक्षा है वो भी बदनाम हो जाता है। किसके कारण, तो केवल कुछ लड़के और लड़कियों के कारण। ये वही लड़के और लड़कियां हैं जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। ये केवल एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को केवल बस देख कर एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात एक दूसरे के मन में आकर्षण का जो गुण है वो पैदा हो जाता है और ये दोनों एक साथ आकर गलत चीज को अंजाम दे देते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था के उम्र में लड़का और लड़की इन दोनों में ही वासना बहुत ही ज़्यादा जागृत होता है। ठीक है, जो काम वासना है वो बहुत ही ज़्यादा जागृत होता है। लेकिन लड़का और लड़की ये दोनों संयम से रहे, सुबह सूरज उगने से पहले उठे। ठीक है, प्रातःकाल उठे, सूरज उगने से पहले। अगर एक विद्यार्थी का कोई लिंग नहीं होता, ठीक है, एक विद्यार्थी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, या फिर एक नपुंसक भी हो सकता है, या फिर एक वयस्क भी हो सकता है। ठीक है, विद्यार्थी का ना कोई उम्र होता है ना कोई लिंग होता है। एक विद्यार्थी एक जानवर भी हो सकता है, जानवर भी सीख सकता है, जानवर भी ज्ञान सीख सकता है। आपने भी कुत्ता को, बिल्ली को ज्ञान दिया होगा, गाय को ज्ञान दिया होगा। बात है समझ में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं
ऐसे बच्चों का जो बच्चे नया नया शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात जिनका जीवन नया नया शुरू हो रहा है, ठीक है। तो नया नया जिनका जीवन शुरू हो रहा है, जो किशोरावस्था में है, उनको क्या करना चाहिए कि सुबह सुबह उठना चाहिए, उठकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए, फिर माता धरती को प्रणाम करना चाहिए, फिर उसके बाद शौच का त्याग करना चाहिए, शौच का त्याग करके थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम कर कर उसके बाद मुंह धोना चाहिए, और मुंह धोकर उसके बाद फिर स्नान कर कर फिर पूजा पाठ करना चाहिए भगवान का, थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेना चाहिए। पूजा पाठ कर कर उसके बाद माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करके उसके बाद कुछ खा लेना चाहिए, और खाकर अगर समय है स्कूल जाने में, अगर थोड़ा समय है तो पढ़ाई कर लेना चाहिए। आप पढ़ाई करके उसके बाद फिर स्कूल चले जाना चाहिए। स्कूल जब आप जाइएगा तो हर एक क्लास में टीचर का प्रेशर आपके ऊपर बना रहेगा, ठीक है। हर एक क्लास में, चाहे वो मैथ का क्लास हो, चाहे वो संस्कृत का क्लास हो, चाहे वो इंग्लिश का क्लास हो, हर एक क्लास में टीचर के द्वारा बच्चों पर प्रेशर बना रहेगा। प्रेशर के कारण बच्चे क्या करेंगे, केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए शिक्षक को कहा जाता है कि लड़का पढ़े या ना पढ़े, उसको लड़का पढ़े या ना पढ़े, यानी कि जो लड़का नहीं पढ़ रहा है उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। एक टीचर को ऐसे बच्चों पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है जो बच्चा उदंड है, जो बच्चा पढ़ने पर ध्यान नहीं देता है, जिसको पढ़ाई में रुचि नहीं है, ऐसे टीचर के द्वारा उसे मारा भी जाता है, ठीक है। यानी कि शिक्षक के द्वारा मारा जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा दंडित किया जाता है, ताकि ये बच्चा आगे चलकर अपने जीवन को ना बिगाड़ ले, अपने जीवन में कोई गलत कदम ना उठा ले, अपने जीवन में कोई अंधकार पैदा ना कर ले। बात है समझ में, थोड़ी सी खुशी के कारण। तो जो भी उदंड बच्चे होते हैं, जो खराब बच्चे होते हैं, वो भी टीचर के प्रभाव में आकर, एक अच्छे टीचर के प्रभाव में आकर सुधर जाते हैं। बात है समझ में। तो अगर एक स्टूडेंट के अंदर इतना सारा गुण आ जाएगा ना, तो उसके अंदर कभी भी किशोरावस्था की उम्र में जो काम वासना है वो बिल्कुल भी जागृत नहीं होगी। अगर पढ़ाई के साथ भगवान का नाम जपते हैं, जो विद्यार्थी हैं अगर पढ़ाई के साथ भगवान का नाम जपते हैं, तो वैसी समस्या बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। बात है समझ में। देखिए, विद्यार्थी जीवन क्या होता है, विद्यार्थी जीवन संघर्ष का जीवन होता है। इसमें अपने आप को साबित करना होता है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन सी प्रतिभा है, हम माता पिता के अलावा भी क्या कर सकते हैं। इसी संघर्ष में आपको साबित करना होता है। इसलिए लड़का हो या लड़की, सभी को अपने विद्यार्थी जीवन में कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अपने समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा और हमेशा सदुपयोग ही करना चाहिए। आपका ये विद्यार्थी जीवन कब आपके जीवन से निकल जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हर एक क्षण, हर एक समय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी जीवन में किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चियों को कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई भी गलत आचरण नहीं अपनाना चाहिए। अगर कोई आपका दोस्त गलत आचरण वाला है या गलत आदतों वाला है, अनैतिकता वाला है, तो उससे दूरी बना लेना चाहिए, ताकि आप उसके प्रभाव में आकर बिगड़ ना सके, आपके चरित्र पर कोई दाग ना लग सके, ठीक है। ऐसे दोस्तों के प्रभाव से हमें जल्द बचना चाहिए, ऐसे बच्चों से हमें दूर हटना चाहिए। बात है समझ में दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो शिक्षा के विरोधी हैं, शिक्षा के जो खिलाफ रहते हैं, ये दोस्तों यही बताते हैं कि कम उम्र में अगर लड़का लड़की साथ में रहकर पढ़ाई करेंगे तो वो साथ में रहकर क्या कर सकते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं, साथ में रहकर वो वासना की क्रिया को अंजाम दे सकते हैं। ये किनका मानना है, तो समाज में रहने वाले जो शिक्षा के विरोधी है ना, उनका मानना है। लेकिन शिक्षा के जो बाबू समर्थन में है, शिक्षा को जो साथ देने वाले लोग हैं, उनका मानना ये है कि ये गलत सोच है। अगर लड़के और लड़कियों को अच्छे से रखा जाए, अगर उनके ऊपर बिल्कुल भी देखिए, अगर अनुशासनहीनता ना होने दिया जाए, बात को समझना बाबू। एक स्टूडेंट के चरित्र का निर्माण शिक्षक के हाथ में होता है, बात को समझना। एक स्टूडेंट अर्थात एक विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण किसके हाथ में होता है, तो दोस्तों टीचर के हाथ में होता है। अगर कोई स्टूडेंट गलत आचरण वाला हो जाता है, गलत रास्ते पर चलने वाला बन जाता है, तो अगर वो टीचर उसे मारता है, पीटता है, उसे प्रयास करता है बार बार अच्छे रास्ते पर लाने का, तो एक ना एक दिन वो स्टूडेंट सही मार्ग पर आ ही जाता है। लेकिन अगर वो टीचर छोड़ देता है कि जाओ भाड़ में जाओ, कोई अपना
लड़का है, कोई मेरा घर का है कि इसके लिए हम अपना जीवन बर्बाद करें, हम अपना मुंह दुखाएं, हम इसके लिए लगे रहें। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई शिक्षक स्कूल में जाता है या विद्यालय में जाता है पढ़ाने के लिए, तो उस विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होते हैं वे सभी के सभी बच्चे उसके बच्चे हो जाते हैं, यानी कि उसके बच्चे के समान हो जाते हैं, उसके भाई के समान हो जाते हैं। इसलिए उसे अपने धर्म के अनुसार ये काम करना चाहिए। ठीक है, केवल ज्ञान देना ही कोई धर्म नहीं है। ज्ञान देने के साथ साथ यह देखना चाहिए कि हमारे क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई उद्दंडता तो नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर कोई गलत आचरण तो नहीं आ गया है। अगर कोई गलत आचरण आ गया है तो उसे सुधारने का काम किसके हाथ में है? तो शिक्षक के हाथ में है। अगर शिक्षक लाख प्रयास करता है, लाख प्रयास करने के बावजूद भी अगर वो बच्चा नहीं सुधरता तो उसे स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो स्कूल क्या हो जाएगा? स्कूल बच जाएगा और आगे जाकर बिल्कुल भी स्कूल पर या फिर उसमें पढ़ने वाले लड़के एवं लड़कियों पर कोई दाग नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए बाबू, थोड़ा सा हम लोग आते हैं। बोला गया है भूमिका में, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, व्यक्तित्व यानी कि चरित्र का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा यानी लड़कों और लड़कियों को एक साथ समान वातावरण में शिक्षा देना, एक ही जगह पर शिक्षा देना, एक ही शिक्षण संस्थान में शिक्षा देना, इसी को कहते हैं शिक्षा। आधुनिक समाज की एक आवश्यक आवश्यकता बन गई है। आज के इस आधुनिक समाज में, आज के इस वैज्ञानिक युग में अगर आप देखें तो लड़के और लड़कियां दोनों साथ में रहकर, दोनों एक साथ रहकर क्या करते हैं बाबू? ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं। बात है समझ में? अगर आप वैज्ञानिकों को देखिएगा तो दोस्तों, वैज्ञानिक में लड़के वैज्ञानिक और लड़कियां वैज्ञानिक दोनों साथ में रहते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाकर अगर आप जो रेलवे रूम होता है ना, रेलवे का रूम, अगर आप उस रूम में देखिएगा तो लड़का के साथ लड़की भी रहती है, यानी कि पुरुष के साथ महिला भी रहती है काम करने में। ठीक है, अगर आप बड़े बड़े बाबू जगह पर जाते हैं जहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको लड़का और लड़की दोनों देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि आज के इस वर्तमान समय में शिक्षा के लिए लड़के और लड़की दोनों प्रयासरत हैं और दोनों शिक्षा को प्राप्त करके, दोनों को दोनों ज्ञान को अर्जित करके समाज में अपना अपना योगदान देते हैं। और इनके योगदान से ही हमारा समाज समृद्ध हो पाता है, हमारा समाज काफ़ी सशक्त हो पाता है, हमारा समाज काफ़ी विकासशील बन पाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे है, शिक्षा यानी लड़कों और लड़कियों को एक साथ समान वातावरण में शिक्षा देना आधुनिक समाज की एक आवश्यकता बन गई है। आधुनिक यानी कि आज के समाज की एक आवश्यकता बन गई है। यह न केवल लिंग भेदभाव को मिटाने में सहायक है बल्कि समाज में समानता, समझदारी और सहयोग की भावना भी पैदा करती है। दोस्तों, सहयोग की भावना कहने का मतलब, लिंग भेदभाव हटाने का मतलब ये हुआ कि जब लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई करेंगे तो लड़के और लड़की में बिल्कुल भी माता पिता अंतर नहीं करेंगे, उसमें बिल्कुल भी मतभेद नहीं करेंगे, बिल्कुल भी लिंग के आधार पर माता पिता अपने बच्चियों के साथ गलत काम नहीं करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्ची को गर्भ में ही मार देते हैं। ठीक है, जब माता पिता को ये पता चलता है कि हमारे पत्नी के गर्भ में बच्ची पल रही है, लड़की है, तो उसे मार देते हैं। मार इसलिए देते हैं क्योंकि वो जब जन्म लेगी तो उसके लिए दहेज बटोरना पड़ेगा, पैसा बटोरना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगी तो उसमें काफ़ी पैसा लगेगा, उसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शादी करना पड़ेगा, शादी के लिए पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए इसको नहीं आने दो, इसको आने से हमारे जीवन में कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए उस बच्ची का जीवन ले लेते हैं, उस बच्ची को गर्भ में ही मार देते हैं। जो बच्ची अभी तक दुनिया नहीं देखी, जो अभी तक बिल्कुल भी दुनिया में आई नहीं, उसे वो मार देते हैं। किसके आधार पर? तो लिंग भेद के आधार पर। उन्हें पता है कि लड़का जन्म लेगा तो लड़का उनका बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे का लाठी बनेगा। लड़के के कारण घर में बहू आएगी जो उन्हें बनाकर खाना देगी, लड़के के कारण पैसा आएगा घर में जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लड़का समाज में काम करेगा तो उनकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन लड़की से कुछ होने वाला है ही नहीं। बात आया समझ में? तो इस कारण जो माता पिता होते थे वो क्या करते थे, वो बच्चियों को मार देते थे, बच्चियों के साथ गलत करते थे। लेकिन आज समाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो छिप छिप कर ऐसा काम करते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बहुत ही इसका बुरा परिणाम होता है। अगर आप धर्म में देखें, हिंदू सनातन धर्म में देखें, तो इसका बहुत ही बड़ा पाप मिलता है जिसको आप भोग भी नहीं पाएंगे, किसी को
को बिना गलती के, किसी को बिना कारण के मारना, उसकी हत्या करना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है, बहुत ही बड़ा एक महापाप माना जाता है। बात है समझ में, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, दोनों अपने अपने कर्म से पैदा होते हैं और दोनों का पालन करने वाले कौन है, तो वो परमपिता परमेश्वर है, वो भगवान है। अगर आप उनको जन्म देकर छोड़ भी दोगे तो भी उनके जीवन का यापन हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा है। बात है समझ में, कभी भी हमें अपने से किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे हम चलने का प्रयास करते हैं। हाँ, अगला है दोस्तों, अगला है सहयोग। तो दोस्तों देखिए, सहयोग कहने का मतलब क्या हुआ, सहयोग कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, सहयोग कहने का मतलब बाबू, समानता तो हो गया, समझदारी तो हो गया, सहयोग की भावना भी पैदा होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक पुलिस के टीम में अगर लड़का इंस्पेक्टर है तो कांस्टेबल में लड़का के साथ लड़की भी रहती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, लड़कियाँ क्या करती है, जो लड़की कांस्टेबल है वो क्या करती है, चोरों को पकड़ने में या फिर किसी चीज़ को समाधान करने में, किसी चीज़ को हल करने में वो सहायता करती है, ठीक है। अगर कहीं पर चोरी हो रहा है, कहीं पर कोई घटना हो चुका है, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो भी अपना योगदान देती है। बात आया समझ में, यानी कि समाज को काफ़ी सहयोग मिलता है लड़कियों के कारण। आगे बात करते हैं सहशिक्षा की परिभाषा पर। तो मैंने आप लोगों को यह परिभाषा आप लोगों को बता चुका है। यह प्रणाली लड़कों और लड़कियों को समान शैक्षणिक अवसर देने के सिद्धांत पर आधारित है। कौन, तो सहशिक्षा। आगे है सहशिक्षा का इतिहास। तो दोस्तों सहशिक्षा का इतिहास मैंने आप लोगों को बता चुका है। कहा गया है भारत में सहशिक्षा की अवधारणा वैदिक काल से ही प्रचलित रही है, यानी कि पुरातन काल से ही, प्राचीनतम काल से ही प्रचलित रही है। उस समय लड़के और लड़कियां गुरुकुलों में 7 शिक्षा प्राप्त करते थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरु के आश्रम में रहकर साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में रहकर खाते थे, साथ में रहकर गुरु की सेवा करते थे, साथ में रहकर गुरु के आदेशों का पालन करते थे और साथ में रहकर दोस्तों गुरु के द्वारा दिए गए बातों को समझते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर अपना और एक दूसरे का हाथ भी बटाते थे। लड़के लड़कियां एक दूसरे का हाथ भी बटाते थे। कहाँ पर, तो गुरु के आश्रम में। बात आया समझ में। कहा गया है लेकिन मध्यकालीन भारत में रूढ़ियों और परंपराओं के कारण, मध्यकालीन भारत में बाबू रूढ़ियों और परंपराओं के कारण स्त्रियों की शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हुई। आधुनिक भारत में पुनः सहशिक्षा की अवधारणा को बल मिला है, विशेषकर स्वामी दयानंद भी होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती भी होंगे, स्वामी विवेकानंद भी होंगे, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण, ये जो विचारक आप देख रहे हैं, इन विचारकों के सहयोग से दोस्तों हमारा समाज काफ़ी समृद्ध हो पाया है, हमारा समाज काफ़ी पवित्र हो पाया है, हमारे समाज से काफ़ी कुरीतियाँ, हमारे समाज से काफ़ी जो अंधविश्वास वाले जो कुरीतियां हैं वो दूर हो पाए हैं। बात आया समझ में। आगे बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है सहशिक्षा के लाभ। सहशिक्षा के लाभ क्या है, तो पहला जो लाभ है वो है समानता की भावना। समानता की भावना बाबू, लड़के लड़की जब साथ में रहकर पढ़ाई करते हैं तो उनके भीतर बिल्कुल भी असमानता की भावना नहीं रहती, या फिर माता पिता के अंदर असमानता की भावना नहीं रहती। दोस्तों जब एक लड़की समाज में अच्छा काम करती है, जब एक लड़की गर्व का काम करती है, जब एक लड़की अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करती है, जब एक लड़की नौकरी लेकर अपने परिवार का आर्थिक स्थिति अच्छा करती है, तो दोस्तों ऐसे में माता पिता को विश्वास होता है कि एक काम जितना लड़का कर सकता है उतना ही काम लड़की भी कर सकती है। हम बिल्कुल भी लड़की और लड़का में मतभेद ना करें, उसके साथ हम बिल्कुल भी लिंग भेद ना करें, यानी कि माता पिता के अंदर आत्मविश्वास जगता है। किस लिए, तो इसलिए कि लड़की भी लड़का से कम नहीं है। अगर ये जन्म लेती है, हम इसको पढ़ाते हैं, इसको लिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ये भी लड़का की तरह ही हमारा सहारा बनेगी, लड़का की तरह ही समाज में अच्छा काम करेगी, सशक्त बनेगी और हमारा समाज में गर्व ऊंचा करेगी। आज के डेट में जो लड़की सशक्त बन जाती है, आज के इस समय में जो लड़की सशक्त बन जाती है, जो लड़की अपने बल पर, अपने संघर्ष से, अपने मेहनत से नौकरी प्राप्त कर लेती है, अपने मेहनत से अच्छे पद पर नियुक्त हो जाती है, तो क्या उस लड़की से शादी करने के लिए कोई दहेज लेगा? आप ही बताइए। कोई उस लड़की को अपनाने के लिए कोई दहेज का डिमांड करेगा उसके माता पिता से? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ऐसे में दहेज नाम का जो प्रथा है वो भी दोस्तों मिटेगा।
इस प्रक्रिया से दहेज नाम का जो प्रथा है वो भी मिटेगा। दहेज नाम की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब एक लड़की अच्छे पद पर आ चुकी है, उसके पास ज्ञान है, कौशल है, उसके पास प्रतिभा है, तो दोस्तों उसके प्रतिभा को, ज्ञान को आप किसी भी दहेज से खरीद नहीं सकते हैं। वो अपने जीवन में ऐसा जीवन साथी चुनेगी जो उसके लायक होगा। बात है समझ में। तो यहाँ पर पैसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि पता है लड़की क्या है, लड़की सुयोग्य है, लड़की के पास क्या है, प्रतिभा है, लड़की क्या है, लड़की आर्थिक रूप से सशक्त है, यानी कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तो जिससे वो शादी करेगी या जो लड़का उससे शादी करेगा वो भी उसके लायक होगा, उसके लायक होगा, उसके योग होगा। बात है समझ में। और जब दोनों की शादी हो जाएगी तो जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, लड़की का भी पेमेंट आ रहा है और लड़का का भी पेमेंट आ रहा है। तो ऐसे में दहेज प्रथा कहाँ रहा, ऐसे में दहेज प्रथा बिल्कुल भी नहीं रहा। बात है समझ में। जिस घर की बहू लड़की बनी है उस घर को काफ़ी दोस्तों क्या मिलेगा, आर्थिक स्थिति से सहारा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अर्थ मिलेगा, क्योंकि अब वो पैसा किसको देगी, अपने ससुराल को। बेटा से तो पैसा मिल ही रहा है, बहू से भी पैसा मिल रहा है। बात है समझ में। तो इस कारण लिंग भेद जो है वो हमारे समाज से खत्म होता है। तो माता पिता को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे पत्नी के पेट में, यानी कि अगर स्त्री के पेट में बच्ची है तो उसे मारना नहीं चाहिए। पहले उसे आप पढ़ाइए लिखाइए, उसे आप योग बनाइए। अगर उसके बाद लड़की कुछ नहीं बनती है तब ना, अगर कोई भी लड़की या लड़का ईमानदारी से मेहनत करेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा, अपना पूरा जी जान लगा देगा, पूरा संघर्ष अगर लगा देगा किसी चीज़ को पाने में, तो उसे वो चीज़ ज़रूर मिलेगा। और ऐसे में माता पिता का गर्व आज नहीं तो कल ज़रूर गर्व से ऊँचा होगा। बात आया समझ में आप लोगों को, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। वे एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देने लगते हैं, ठीक है, बराबरी का दर्जा देने लगते हैं। देखिए समाज में सभी लड़कियों को छोटा मानते हैं, लड़कियों को पैरों की जूती समझते हैं। समाज में लोग लड़कियों को पैरों की जूती समझते हैं, लड़कियों को निर्बल समझते हैं, उसे दोस्तों कमज़ोर समझते हैं, उसको दोस्तों आबला समझते हैं। लेकिन जब यही लड़की डॉक्टर बन जाती है तो उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर साहिबा मेरे पेशेंट को बचा लीजिए। जब एक लड़की समाज में एसपी बनती है, आईपीएस बनती है, डीएम बनती है या कोई बड़ा पदाधिकारी बन जाती है तो लोग उसे मैम बोलते हैं, उससे डरते हैं, उसको सलाम बोलते हैं, उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं। जिस घर की वो बहू बनती है उस घर का कोई सदस्य उसके सामने बोलता नहीं है, बल्कि झुक कर आता है। बात है समझ में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर लड़की पढ़ती है, मेहनत करती है तो वो अपने बल से क्या कर सकती है, अपने संघर्ष से अपना एक अलग पहचान बना सकती है, अपना एक अलग प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है, जो बाबू उसे मिलेगा, ठीक है, लोगों के द्वारा मिलेगा। उसको ज़बरदस्ती प्रतिष्ठा नहीं लेना है, लोग उसे स्वयं देंगे, स्वयं उसे प्रतिष्ठा देंगे, स्वयं उसे आदर देंगे। बात आया समझ में। आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पर लिखा गया है सामाजिक विकास। इसमें कहा गया है लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हुए एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और समस्याओं को समझते हैं, जिसके कारण लड़के और लड़कियों के बीच आपसी का जो परस्पर मिलाप है वो काफ़ी बढ़ता है। और इन दोनों के, और दोस्तों देखिए, लड़के के पास जो बुद्धि है, लड़के के पास जो ज्ञान है और लड़की के पास जो ज्ञान है, इनके ज्ञानों का दोस्तों वितरण होता है, इनके ज्ञानों का दोस्तों स्थानांतरण होता है, एक से दूसरे में और दूसरे से एक में। बात आया समझ में, इस तरीके से, ठीक है। आइए, जिससे समाज में सहिष्णुता और सहयोग बढ़ता है। अगला है यहाँ पर 3 नंबर में संकोच की समाप्ति। देखिए बाबू, जब तक एक लड़का और लड़की स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं और स्कूल में पढ़ने के क्रम में एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों तब तक एक लड़का का एक लड़की से क्या बना रहता है, डर बना रहता है। लड़का डरता है लड़की से बात करने में और लड़की डरती है लड़का से बात करने में, क्योंकि इनके बीच मर्यादा रहता है भाई कि हम पर लड़का से क्यों बात करें, लड़का भी सोचता है कि हम पर लड़की से क्यों बात करें, ठीक है, डर बना रहता है। लेकिन जब पढ़ाई के क्रम में एक लड़का बाबू पढ़ाई करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, कोई क्वेश्चन हल करता है, क्वेश्चन हल करने के क्रम में अगर लड़की से सवाल करता है, लड़की से उस क्वेश्चन को पूछता है, लड़की उस क्वेश्चन का हल करती है, तो ऐसे में इन दोनों में बात करने में कोई झिझक नहीं होती, कोई भी संकोच नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। बात है समझ में। जो इनके माता पिता या परिवार वाले होते हैं वो भी दोस्तों कोई भी प्रतिबंध अपनी ओर से बिल्कुल भी प्रकट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सहपाठी है, पढ़ने वाले स्कूल में क्या है, सहपाठी, विद्यार्थी है, दोस्त है, ठीक है।
उनके मन में कोई भी गलत या अनैतिक विचार नहीं आता। अगला है 4 नंबर में प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा। इसमें कहा गया है साथ पढ़ाई करने से एक दूसरे से सीखने की भावना विकसित होती है। एक दूसरे से सीखने की जो भावना है वो क्या होती है, वो विकसित होती है। इनका काफ़ी दोस्तों इनके बुद्धि का विकास होता है, कौशल ज्ञान काफ़ी दोस्तों तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा मिलती है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच कंपटीशन दोस्तों जागृत हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आगे है समय और संसाधन की बचत। अलग अलग संस्थाओं की आवश्यकता नहीं रहती, जिससे शिक्षा तंत्र पर आर्थिक बोझ कम होता है। बाबू, अगर लड़कियों के लिए केवल अलग स्कूल बनता, केवल लड़कों के लिए अलग स्कूल बनता, तो ऐसे में शिक्षा तंत्र पर काफ़ी बोझ आ जाता। शिक्षा तंत्र यानी कि हमारे बिहार सरकार या फिर हमारे राज्य के सरकार पर शिक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा बोझ आ जाता, उसके पास बहुत ही ज़्यादा आर्थिक समस्या आ जाती। लड़की को और लड़कों को, इन दोनों के लिए, लड़की के लिए और लड़के के लिए अगर अलग अलग संस्थान बनाए जाएं, अलग अलग कॉलेज बनाए जाएं, अलग अलग शिक्षण संस्थान बनाए जाएं, तो ऐसे में दोस्तों शिक्षण संस्थान के लिए बहुत ही ज़मीन मिलना मुश्किल हो जाएगा, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा टीचर मिलना मुश्किल हो जाएगा, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा व्यय हो जाएगा राज्य सरकार का। ठीक है, इसलिए शिक्षा तंत्र पर कोई आर्थिक बोझ ना हो, ज़्यादा आर्थिक बोझ ना पड़े, इसलिए एक ही शिक्षण संस्था में लड़के और लड़की दोनों को साथ में शिक्षा दिया जाता है। बात आया समझ में? ठीक है, 6 नंबर सवाल में 6 हो गया है, सवाल नहीं था, मैं बता रहा हूँ। आगे है सहशिक्षा की चुनौतियाँ। कहा गया है जहाँ सहशिक्षा के अनेक लाभ है वहाँ कुछ चुनौतियाँ भी है। चुनौतियाँ क्या है बाबू, तो समझना। पहला है संवेदनशील उम्र में आकर्षण की समस्या। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शिक्षा प्राप्त करने का जो उम्र होता है किशोरावस्था, उस अवस्था में लड़के और लड़की गलत कदम उठा लेते हैं। जो भी लड़के और लड़की अपने चरित्र को नहीं बचा पाते हैं, जिन लड़के और लड़कियों के मन में वासना जागृत हो जाती है, उसके अंदर काम की भावना उत्पन्न हो जाती है, वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं, वे अपने चरित्र का हनन कर लेते हैं। बातें हैं समझ में? तो देखिए, किशोर अवस्था में छात्रों में विपरीत लिंग के प्रति, एक लड़का और एक लड़की, ये क्या है, दोनों विपरीत लिंग है, एक दूसरे के विपरीत लिंग है। बताया समझ में? किशोर अवस्था में छात्रों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, इसमें कोई राय नहीं है। ठीक है, स्वाभाविक है, जिससे पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। तो इसलिए लड़का और लड़की को केवल और केवल अपने पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। एक लड़का और एक लड़की के बीच उतना ही रिलेशनशिप रहना चाहिए जितना कि इनका एक शिक्षा तक सीमित है। ठीक है बाबू, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, और स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़का और लड़की के बीच रिलेशनशिप कहाँ तक सीमित रहना चाहिए, तो एक बहन तक। ठीक है, एक बहन तक रहना चाहिए। घर में बहन के साथ लड़का रहता है ना, एक घर में भाई बहन साथ में रहते हैं ना, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, कुछ भी चरित्र का हनन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। एक घर में भाई बहन साथ में रहते हैं, अपने चरित्र पर बिल्कुल भी दाग लगने नहीं देते। ऐसा कभी भी दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसी प्रकार से अगर स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां भाई बहन के समान ही रहे तो कभी भी उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगेगा। बात आया समझ में? आगे कहा गया है 2 नंबर में, यहाँ पर परिवार और समाज की रूढ़िवादी सोच। ठीक है, परिवार और समाज की रूढ़िवादी सोच। अभी कई कहा गया है अब भी कई स्थानों पर सहशिक्षा को उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि माता पिता डरते हैं कि हमारी बच्ची अगर लड़कों के साथ पढ़ाई करेगी तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, लड़के उसके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, या लड़की के चरित्र के साथ कुछ खिलवाड़ हो सकता है। डरते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई किसी की बेटी किसी के घर की इज्जत होती है। बात आया समझ में? कोई माता पिता डरेगा अपनी बेटी के लिए, अपनी पुत्री के लिए। बात आया समझ में? कहा गया है अब भी कई स्थानों पर सहशिक्षा को उचित नहीं माना जाता, जिससे लड़कियों की शिक्षा बाधित होती है। अगला है अनुशासन बनाए रखना कठिन। दोस्तों, कभी कभी शिक्षकों के लिए सहशिक्षा में अनुशासन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जब लड़के शिक्षक को बिल्कुल भी आदर नहीं देते, शिक्षक को बिल्कुल भी अपने जीवन में स्थान नहीं देते, उनके बातों को नहीं मानते, तो ऐसे में एक टीचर को लड़के और लड़कियों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जितना डर हमारे माते पे, देखिए,
सुनिएगा, आप लोग ध्यान से समझना है। एक विद्यार्थी के, एक शिष्य के, एक बालक और बालिका के जीवन में जितना डर अपने माता पिता से होता है उतना ही डर गुरु से भी रखना चाहिए। जितना वे आदर अपने माता पिता को करते हैं उतना ही आदर गुरु का भी करना चाहिए। माता पिता को जिस प्रकार से आप लोग उनके बातों को उलट कर जवाब नहीं देते हैं, ऐसा ही गुरु को भी उलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। ये मर्यादा है, ठीक है, ये मर्यादा है। इस मर्यादा को हमें बिल्कुल भी मिटने नहीं देना चाहिए, ठीक है। अन्यथा हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी बालक या बालिका अपने माता पिता या गुरु का अपमान करता है, उनको जलील करता है, तो वो कभी भी जीवन में आगे नहीं जा सकता, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आगे है समाधान और सुझाव। समाधान क्या है भैया? शिक्षकों को नैतिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। जो स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उन्हें केवल और केवल अच्छे शिक्षा पर ही बल देना चाहिए। विद्यालयों में छात्रों के लिए परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई छात्र गलत कर रहा है तो उन्हें परामर्श देना चाहिए, उसे सुझाव देना चाहिए, ताकि वो लड़का आगे जाकर कोई फिर गलत कदम ना उठा सके। बात आया समझ में? फिर अपने जीवन में कोई गलत काम ना कर सके। बात आया समझ में? आगे है परिवार और समाज को जागरूक करना होगा कि शिक्षा समाज के विकास के लिए आवश्यक है। इसी से हमारा समाज समृद्ध होगा, इसी से आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, इसी से हमारा समाज काफ़ी पवित्र बन पाएगा। बात है समझ में? हमारा समाज आर्थिक रूप से सशक्त बन पाएगा। अगला है शिक्षा में लड़कियों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए, ताकि लड़कियों को बिल्कुल भी पढ़ाई करने में या लड़कियों को कहीं जाने में, लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में या लड़कियों को अपना कोई बात बताने में झिझक ना हो, ठीक है। ये सुविधा होना चाहिए। बात आया समझ में? आइए बात करते हैं आगे है यहाँ पर निष्कर्ष में कहा गया है लास्ट में, आज के वैज्ञानिक, तकनीकी और वैश्विक युग में शिक्षा की आवश्यकता और प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो नवीन सोच, समान अधिकार और सहयोगात्मक संस्कृति को जन्म देती है। बात आया समझ में? आगे कहा गया है यदि इसे सही दिशा में अपनाया जाए तो यह भारत को एक सशक्त, शिक्षित और समानता मूलक समाज बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों आप समझ पाए कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्या समझाना चाहता हूँ। यह केवल एक निबंध नहीं था, बल्कि दोस्तों आपके लिए एक ज्ञान भी था, आपके लिए दोस्तों यह एक शिक्षा भी था। बात आया समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इतना समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग अपने एग्जाम में बिना कोई किताबें पढ़े केवल और केवल अपने प्रतिभा के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार ही शिक्षा पर निबंध लिख सकते हैं। जिन बच्चों को शिक्षा पर यह निबंध अच्छा लगा है वे बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को जिन बच्चों ने बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे बच्चे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।